नमस्कार। जिन किसान भाइयों ने मक्का की फसल लगाई हो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम मक्का के जीवाणु तना सड़न रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे क्षेत्र खासकर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मक्का का रकबा इस वर्ष बढ़ा है। ऐसे में इस प्रकार की समस्या हमारे लिए नई हो सकती है। तो मुझे इस रोग के कुछ सैंपल हमारे क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। यदि आपके खेत में भी यही समस्या है या नहीं भी हो तो इसके लक्षणों को जान लें ताकि समय रहते इसका उपचार किया जा सके। यदि हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास आपको पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपको ऐसी ही जानकारी देने के लिए उत्साह मिल सके। तो आइए हम जानते हैं मक्का का जीवाणु तना सड़न रोग क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। यह जो रोग है जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगस के कारण होता है। यह दोनों के कारण हो सकता है। इसकी फेवरेबल कंडीशन की अगर बात करें तो उच्च तापमान, आर्द्रता और नमी जैसी परिस्थितियों में 80 से 85% तक पौधे को संक्रमित कर सकता है। इसके कारण 20 से लेकर 98% तक उत्पादन में कमी देखी गई है। इस रोग के मुख्य लक्षणों की बात करें तो इस रोग से संक्रमित मक्का के पौधों पर रोग के लक्षण 30 से 60 दिनों की फसल अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं। इस रोग में मक्का के पौधे खेत में समूह की बजाय अकेले यहाँ वहाँ गिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले शुरुआती लक्षण में पत्तियों पर तथा डंठल पर एक भूरे रंग का धब्बा या घाव बनता है। फिर ऊपर वाली पत्तियों के आगे के हिस्सों का असमय क्षरण शुरू होकर सूखना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद नीचे वाली पत्तियां भी पीली पड़कर सूखना शुरू हो जाती है और इसमें पौधे का सड़न नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर दोनों प्रकार से हो सकता है। तो इस आधार पे इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक को बोलते हैं बेसल रोट या आधारी सड़न, दूसरे को बोलते हैं शीर्ष सड़न या टॉप रोट। जब मक्का में सड़न नीचे से ऊपर की ओर फैलता है तो उसको आधारी सड़न कहते हैं। आधारी सड़न में पत्तियों तथा तनों के संक्रमित भाग का ऊतक भूरे रंग का मुलायम हो जाता है। तने के प्रभावित भाग से पौधा टूटकर जमीन पर गिर जाता है और खत्म हो जाता है। इस रोग से ग्रसित खेतों में प्रवेश करने पर सड़े हुए पौधों से बहुत खराब दुर्गंध आती है और ग्रसित भाग में ऊतक के अंदर और ऊपर डिप्टेरा गण का लार्वा भी उपस्थित होता है। अगला अगर हम बात करें टॉप रोट की या शीर्ष सड़न की तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर पौधे में फैलता है। पौधे के शीर्ष पर्ण चक्र की जो मध्य वाली पत्ती होती है वो शिथिल होकर कुम्हलाकर उसके शीर्ष से सूखना प्रारंभ कर देती है। इसी समय डंठल में शीर्ष पर्ण चक्र के आधार पर एक सॉफ्ट रोट विकसित होती है जो तेजी से पौधे के तनों के निचले भाग में पहुंच जाती है, जिससे तना कमजोर हो जाता है और टूटकर लटक जाता है। इस तरह के शीर्ष भाग की पत्तियों के समूह को खींचकर तने से आसानी से अलग किया जा सकता है और टूटने वाले स्थान पर डंठल पर एक भूरे रंग का सड़न दिखाई देती है। इसके लक्षण भुट्टे पर भी देखे जा सकते हैं। जब भुट्टा छिलके सहित संक्रमित होता है तो पहले वहाँ वाटर सॉक्ड होकर लसलसा और चिपचिपा हो जाता है और बाद में सूख जाता है। इस रोग को नियंत्रण करने के उपाय के बारे में हम बात करते हैं तो किसी भी रोग अथवा कीट के नियंत्रण के पूर्व यदि हमें उसके रोग चक्र या उसके जीवन चक्र के बारे में जानकारी हो तो हम उस रोग का या कीट से लंबे समय तक मुक्ति पा सकते हैं और हमारा खर्च भी कम होगा। तो हम इस रोग के रोग चक्र के बारे में जानते हैं।
थोड़ा सा। इसके रोगाणु मृदा में फसल अवशेष में 9 माह तक जीवित रह सकते हैं और इसके लिए उच्च तापमान और नमी वाली मिट्टी इसको बढ़ावा देती है। यहाँ रोग बारिश व हवा द्वारा फैलता है। अब इसके प्रबंधन के बारे में जानते हैं हम। तो इसको जल भराव वाले खेत में जल निकास की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। आगे यदि देखें तो अधिक वर्षा और भारी मिट्टी वाले क्षेत्र में मक्का फसल की बुआई समतल क्यारियों में न करके मेड़ पर करना चाहिए। हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। दलहनी फसलों के साथ बाद अदलहनी फसलें, अनाज वाली फसलें लेना चाहिए। गर्मी में गहरी जुताई करना चाहिए। अधिक यूरिया का उपयोग न करें। उर्वरक का संतुलित उपयोग करना हमें चाहिए, जैसे नाइट्रोजन का ही हमें अधिक उपयोग न करते हुए सभी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी हमें उपयोग करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। फूल आने से पहले जड़ों के नज़दीक ब्लीचिंग पाउडर 33% का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या 10 लीटर पानी में 3 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाकर हर 7 दिन के अंतराल पर जड़ों के पास इसकी ड्रेंचिंग करें। अब अगर हमें ब्लीचिंग पाउडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हमें कौन से रसायनों का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आपने आगे जाना कि यहाँ रोग मुख्यतः जो है बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा फैलाया जाता है, तो हमें इसमें फंजीसाइड और एंटीबायोटिक दोनों का उपयोग करना होगा। तो फंजीसाइड में हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और इस जो एंटीबायोटिक है उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 0.15 ग्राम प्रति लीटर की दर से या 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।